मनीषा है और आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सही और गलत। मेरी कमीज का रंग किसी के लिए सही होगा तो किसी के लिए मेरा पहनावा गलत, किसी के लिए मेरी चमड़ी सादी होगी तो किसी के लिए मेरा मुंह काला होगा। ये सही और गलत के बीच में क्या है, जो ना ही सही है और ना ही गलत, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है, और गलत है तो सही क्यों लगता है। यह सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है। किसी को ख्यालों में बसाना सही है क्या, अगर बाहों में कोई और जो बाहों में है वो सही नहीं तो जो ख्यालों में है वो गलत कैसे। अगर आपका दिल किसी को बार बार पुकारे जिसे पुकारना ना पाओ तो क्या ये गलत होगा कि वो सामने आ जाए तो उसे अनदेखा करना ना व्यवहार, और वो सामने है तो क्यों है, क्या उसे पल भर के लिए भी देख लेना सही नहीं, और गलत है तो सही क्या है। ये सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है। अगर चोरी करने की सजा मिलती है तो दिल दुखाने की भी सजा मिलनी चाहिए। अगर अदालतों में घर तोड़ने की सुनवाई की जाती है तो घर तबाह करने की भी सजा मिलनी चाहिए। अगर अपनी जेबों को पैसों से भरना गलत है तो किसी एक इंसान को देवता जैसे पूजना सही है। अगर सियासत के नाम पर जंग करवाना सही है तो देश बेचने वालों को गलत करना गलत ही, और अगर धर्म के नाम पर बंटवारा करवाना सही है तो आजादी के नाम पर नारे लगाना गलत ही। किसी एक इंसान से दिल खोल कर प्यार करना सही है तो वो जब किसी से करता है तो मुझे सही क्यों नहीं लगता, और वो सही है तो मैं गलत की। ये सही और गलत के बीच में कुछ होता भी है क्या। जब रात की लोकल धीमी पत्ते अंधेरी स्टेशन पर आती है तो सारी औरतें उस पर लपक जाती है। एक ही डिब्बा नसीब होता है औरतों को 11 बजे के बाद। उस एक डिब्बे में सारी औरतें चढ़ जाती है। मैंने पूछा है कई दफे ट्विटर पे ऑफिशियल से, आपको क्या लगता है औरतें 11 बजे के बाद घर से ही नहीं निकलती, इसलिए लाद देते हैं उन्हें बोरियों की तरह एक दूसरे के ऊपर, या आप सोचते हैं कि औरतों को घर से ही नहीं निकलना चाहिए। जवाब के नाम पर आई कुछ रीट, कुछ भारी भरकम मिसोजिनी और एक लंबी सी चुप्पी। उस चुप्पी का शोर आज तक गूंजता है संडे की दोपहर वाली खाली डिब्बे में। अगर औरत की हिफाजत करना जरूरी नहीं तो औरत का आवाज उठाना गलत है। अगर निर्भया होकर मरना गलत है तो घुट घुट कर जीना सही होगा। अगर खुदगर्जी प्यार को खत्म करती है तो उसे पैदा क्या करना है। अगर ये दुनिया वालों के हिसाब से चलती है तो हर रोज एक मजनू क्यों मरता है। अगर इश्क इबादत है तो धन के नाम पर क्यों बढ़ता है, और अगर सुकून ही चाहिए तो उससे मिलने को दिल बार बार क्यों करता है। यह सही और गलत और सही का फैसला आखिर कौन कर सकता है। धन्यवाद। योगेश संचेती है और आज मैं भ्रष्टाचार पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भ्रष्टाचारी खोट। पिछले दिनों 40वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया। सभी सरकारी संस्थानों को बुलाया गया। भेजे गए सभी को निमंत्रण पत्रावली, साथ में प्रतियोगिता की नियमावली। लिखा था, प्रिय भ्रष्टोदय, आप तो जानते हैं भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन पवित्र सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी मजबूरी है, हमारी आदत है। आप अपने विभागीय भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखाइए और उपाधियां तथा पदक पुरस्कार पाइए। उपाधियां हैं भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट विभूषण, भ्रष्ट भूषण और भ्रष्ट रत्न। और यदि सफल हुए आपके विभागीय प्रयत्न तो कोई भी पदक जैसे स्वर्ण विद्या, रजत बगुला या कांस्य कौवा दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार में प्रमाण पत्र और विस्की का एक पौवा दिया जाएगा।
तो कुछ तुले कुछ अनतुले भ्रष्टाचारी, कुछ विख्यात बुलंद अधिकारी जूरी के सदस्य बनाए गए और मोटी मोटी रकम देकर प्रतियोगिता के लिए बुलाए गए। एक हाथ से मुर्गी की टांग को चबाते हुए दूसरे से चाबी का छल्ला घुमाते हुए जूरी का एक सदस्य बोला, मिस्टर भोला, हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, ये जी चाहे जैसा करेंगे, बट बाय द वे भ्रष्टाचार नापने का पैमाना क्या है, हम फैसला कैसे करेंगे? तो मिस्टर भोला ने सिर हिलाया और हाथों की ओर घूरते हुए फरमाया, चाबी के छल्ले को टेंट में रखे और मुर्गी की टांग को प्लेट में रखे। फिर सुनिए मिस्टर मुरार का, भ्रष्टाचार होता है 4 प्रकार का। पहला नजराना, यानी नजर करना, लुभाना, ये काम होने से पहले आने वाला ऑफर है और पूरी तरह से देने वाले की श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर है। दूसरा शुक्राना, इसके बारे में क्या है बताना, यह काम होने के बाद तो शुक्रिया के नाम पर दिया जाता है और इसमें लेने वाले को अचानक प्राप्ति के कारण बड़ा मजा आता है। तीसरा हकराना, यानी हक बनता है ना, बंदा बनाया हिसाब आपसी सेटलमेंट है 10% है, 15% है, 20%, लेकिन पेमेंट से पहले पे। चौथा जबराना, यानी जबरदस्ती पाना, ये देने वाले की नहीं, लेने वाले की इच्छा, क्षमता और शक्ति पर डिपेंड करता है और इसमें मना करने वाला मना है। इसमें लेने वाले के पास पूरा अधिकार है, दुत्कार है, हुंकार है, फटकार है, दूसरी ओर न चित्कार न हाहाकार, केवल मौन स्वीकार करता है, देने वाला अकेले में। तो यही भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट प्रकार है जो भ्रष्टाचारी किसे न कर पाए उस प्रकार है। नजराना का 1 पॉइंट, शुक्राना के 2, हकराना के 3 और जबराना के 4। हम भ्रष्टाचार को अंक देंगे कुछ इस प्रकार। रात्रि के समय जब 22 रानी सुई तब ये प्रतियोगिता शुरू हुई। सर्वप्रथम जंगल निभा पाया, जंगल नदी। इस प्रतियोगिता के लिए सारे फर्नीचर के लिए 4420 पेड़ कटवाए जा चुके हैं और एक डबल बेड, एक सोफा से जूरी के हर सदस्य के घर पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। तो अगली सुबह जब आप जंगल में स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद लोटा लेकर जाएंगे तब पाएंगे कि जंगल का एक हिस्सा पूरी तरह से है। हमारी ओर से भ्रष्टाचार का यही नमूना है। अगला प्रतियोगी पीडब्ल्यूडी का, उसने बताया अपना तरीका। हम लैंड फिलिंग यानी अर्थ फिलिंग करते हैं, यानी जमीन के निचले हिस्सों को ऊंचा करने के लिए मिट्टी भरते हैं। हर बरसात में मिट्टी बह जाती है और समस्या वही की वही रह जाती है। जिस सिरे से हम मिट्टी लाते हैं या ऊपर लाया जाना बताते हैं, अगर सचमुच हमने उतनी मिट्टी को डलवाया होता तो अपने उस सिरे की जगह पृथ्वी में अमेरिका तक का गड्ढा पाया होता। लेकिन फिलहाल जो हाथ जो खड़ा है उतना ही ऊंचा उतना ही बड़ा है, मिट्टी डली भी और नहीं, ऐसा नमूना नहीं दिखेगा कहीं। कीबोर्ड का चटक अंदर घुसाए अध्यापक, हुजूर मुझे आने नहीं दे रहे थे, शिक्षा का भ्रष्टाचार बताने नहीं दे रहे हो। एक जूरी मेंबर बोला, चुप रहो, हर चीज में क्या ले लिए कि भ्रष्टाचार समझने लगे, प्रतियोगिता में शरीक होने का दम भरने लगे, तुम क्वालिफाई नहीं करते, भाग जाओ नेक्स्ट। अरे बोला, अब आया पुलिस का एक करूंगा, हम ना तो भ्रष्टाचार का जिसे चाहे पकड़ लेते हैं, जिसे चाहे रगड़ लेते हैं, हथकड़ी नहीं निभानी 2000 लाओ, जूते भी निकाले और 2000 लाओ, पकड़वाने के पैसे, छुड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे वैसे भी पैसे, बिना पैसे हमले कैसे, जमानत, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, तलाशी, एनी सिचुएशन अपनी तो चलती है क्योंकि स्थितियां बांधी है, डरने का जोर है क्योंकि डरना कठोर है। हम अपराध मिटाते नहीं, अपराधों के फसल की देखभाल करते हैं, वर्दी और डंडे से कमाल करते हैं। फिर आए क्रमशः एक्साइज वाले, इनकम टैक्स वाले, श्रम वाले, कस्टम वाले, डीडीए वाले, टीएडीए वाले, रेल वाले, खेल वाले, हेल्थ वाले, वेल्थ वाले, शिक्षा वाले, कृषि वाले, खाद्य वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, एयरपोर्ट वाले, सभी ने बताया अपने घोटाले। प्रतियोगिता पूरी हुई तो जूरी का एक सदस्य बोला, देखो भाई, स्वर्ण गिद्ध तो पुलिस विभाग को जा रहा है, रजत बगुले के लिए पीडब्ल्यूडी डीडीए के बराबर आ रहा है, और ऐसा लगता है हमको कि कम से कम मिलेगा एक्साइज या कस्टम को। निर्णय प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक मेज फोड़कर, धुएं के बादल अपने चारों ओर छोड़कर, श्वेत धवल खादी में लखतक, टोपीधारी गरिमा महिमा उत्पादक एक विराट व्यक्तित्व प्रकट हुआ। चारों ओर रोशनी और धुआं, जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और महत्व बताया था, उतना पवित्र पावन तो नहीं पर कुछ कुछ वैसा ही था नजारा। विराट नेताजी ने मेघों जैसे स्वर में उचारा, मेरे हजारों मुंह, हजारों हाथ है,
हजारों पेट है, हजारों ही लात है। नैनम छिंदन्ति पुलिसा गुल्सा नैनम दहति संसदा, नाना विधानि रूपाणि नाना हथकंडानि च। ये सब भ्रष्टाचारी मेरे ही स्वरूप है। मैं एक हूँ लेकिन मेरे करोड़ों रूप है। अहमपि नजानाम अहमपि शुक्रानाम अहमपि हक्रानाम च जबरानाम सर्वमन्यते। भ्रष्टाचारी मजिस्ट्रेट, रिश्वतखोर थानेदार, इंजीनियर, ओवरसियर, रिश्तेदार, नातेदार मुझसे ही पैदा हुए, मुझ में ही समाएंगे। पुरस्कार सारे मेरे हैं, मेरे ही पास आएंगे। तो अचानक स्वर्णगंधा, रजत बगुला और कांस्य कौवा अपने अपने पंख फड़फड़ाने लगे और उड़ते उड़ते नेताजी पर फूल बरसाने लगे। चूड़ी के मेबस पर भी अनोखी श्रद्धा छाई और उन्होंने नेताजी के लिए आरती गाई। आरती में आपको सुनाऊं। अनेक रैली, अनेक थैली, अनेक थाटम च बाटम, अनेक अनेक दारा, अनेक दारू, अनेक खुर्सी च खाटम, अनेक अनेक बंगले, अनेक कोठी, अनेक फार्मम च प्लॉटम, अनेक अनेक बदलम दलम, अनेक अनेक थूकस्य चाटम, अनेक अनेक चमचे, अनेक गुर्गे, अनेक अनेक दंडम, अनेक गुंडम, अनेक लूटम च पाटम, अनेक सर्वव्यापी दंडानि नमो नमः, सर्वोपरि गुंडानि नमो नमः, सर्वोत्कृष्ट हटकंदानि नमो नमः। ओम भ्रष्टमदाम भ्रष्टमदाम भ्रष्टमद्दिश्यते भ्रष्ट से भ्रष्ट महोदय। ओम भ्रष्टम 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 भ्रांति। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं आयशा नगरवाला कक्षा 10वीं की छात्रा वक्तृत्व कला के लिए आपके सामने अशोक चक्रधर द्वारा रचित एक हास्य व्यंग्य जंगल में चुनाव प्रस्तुत करने वाली हूँ। जंगल में चुनाव एक हास्य व्यंग्य। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर-थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे जैसे बच्चे को थामने। छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरायु भव, कर कलरव हो सब, साबुत रहे तेरे सारे अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बेटा ताजुब है, भला ये शेर किसी पर राम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया। इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर गुर्राया, खो खो क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है। मगरमच्छ बोला, नाना भैया, तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचा, ये क्या घोटाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लेकिन प्रकट में बोला, वाह अचार, वो भी सिंघाड़े का, यानी तालाब के कबाड़े का। बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है। लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। कैसे जाना ऐसे जाना कि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है। एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई तो बिल्ली। बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाने की। बड़ी ही गंभीरता से उसने अपना झोला खोला और ठीक वैसे ही एक रोटी निकालते हुए बोला, किस बात की लड़ाई है?
किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक साबुत रोटी खाओ ना, ऊपर से मलाई है। बिल्लियां हैरान, दोनों के खड़े हो गए चारों कान। सोचे ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। पास में बैठा हुआ दूसरा बंदर बोला, देखिए का है, ठीक पहुंचाना है, तुमको रहस्य बताना है कि जो असंभव था वह संभव हो गया है। अब भेड़िया का भ, गीदड़ का ग, तेंदुआ का तुम और गेंडुआ का हूँ का हमारे बानर दल में विलय हो गया है। जंगल का राजनीति में, जंगल का पॉलिटिक्स में जितना भी लोग अनाथ है, वह कठोर हो या मुलायम, वह सब हमरे साथ है। अब जंगल से आतंकवाद को मिटाना है, और जैसे कि कोई जायंट मोर्चा को जिताना है। तुम हमारी पड़ोसी हो, और असल बात यह कि शेर की मौसी हो, जितना वोट दिलाओगी उतना ही चूहा पाओगी। तो तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे और नाखूनों में छिपे खूंखार इरादे। चूहों से कहा गया चील नहीं होगी, और चील से कहा गया चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा, और भालुओं से कहा गया सारे मधुमक्खी छतों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। हिरणों से कहा गया जंगल के जीवन में अहर्निश सवेरा होगा, और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया अजी दिन में भी अंधेरा होगा। उधर झूमता हुआ बाग में शेर आया अपनी माँ में, बोला ओ पूरा जंगल घेर ले मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू इलू इलू। शेरनी बोली आई लव यू टू इलू इलू, लेकिन आज कुछ लग रहे वो ठीक थी। इलू इलू बोला एक विस्की तो पी लो। शेरनी बोली विस्की तो जरूर पिलाऊंगी, उसमें बर्फ और सोडा भी मिलाऊंगी, पर मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक ताजा मुलायम सा खरगोश तो खिला दो। तब सिमरनी के कान में हुआ फुसफुसाहट का सिनार, खरगोश तो खिलाऊंगा डार्लिंग, पर चुनाव के बाद। तो ये छोटे छोटे जानवर नहीं जानते कि कैसे भी गब्बर हो या बब्बर, कैसे भी खूंखार भीम भयंकर क्यों ना हो, ये सारे के सारे पशु आग से डरते हैं और किसी भी स्थिति में आग का सामना नहीं करते हैं। जिस दिन भी जंगल की जनता में आग की चेतना वाली एक भी मशाल आ जाएगी, सच कहता हूँ उस दिन जंगल की नजाकत बदल जाएगी। सच कहता हूँ उस दिन जंगल की नजाकत बदल जाएगी। धन्यवाद। शोर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चारों ओर तेज शोर की कर्कशता के बीच कभी कभी आंतरिक आवाजों की मधुर ध्वनि खो जाती है। सुप्रभात, मेरा नाम समृद्धि नीरज काबरा है और आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक शोर और खामोशी। वही चिल्लाहट, वही तमाशा, वही वीरानी, वही सन्नाटा। इस शोर और खामोशी के बीच में आखिर कौन है? मेरे और तुम्हारे बेचैनी में ये कैसा अजीब सा मौन है। सुबह उठते ही बगल में मंदिर से टन 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 और शंखनाद और मस्जिद से अल्लाह अकबर की आजान, इन मंत्रों और यंत्रों के शोर में खुद को तलाशते। क्या ये हम हैं? ट्रिक ट्रिक, सुबह से शाम तक दरवाजे की घंटी का बजना। अरे बाई आ गई। ओ सफाई वाले भैया, दूध वाला छिल्लर कर ले लेना। ट्रिक ट्रिक,
फिर से कभी सिक्योरिटी गार्ड, कभी कैब ड्राइवर, कभी पेस्ट कंट्रोल, कभी कोरियर, वही आवाजें, वही मुद्दे, वही चेहरे, वही बातें, वही घड़ी की टिक 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 पर रेल सी दौड़ती जिंदगी का ये रोज रोज का ये हल्ला। क्या ये कम है? इस शोर और खामोशी की अहमानी शून्य स्थान पर हर रोज डूबते टूटते ये हम। घर से निकलते ही रोड का केस, गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स पे गाड़ियों की फ्रॉन्टिंग, पीप पीप पॉप पॉप, क्रॉसर्स पे जिप जैप जू, ये लगा ट्रैफिक जाम, चलती रुकती गाड़ियों के चरमराते पहिए की बिसात चीख कर। क्या तुम्हें लगता है कुछ दम है? या फिर शोर और खामोशी की पतली लकीर पर केयरफुली बैलेंस करते ये हम। दिन चढ़ते चढ़ते ये शोर उतना ही बढ़ता जाता है जितना गहरा और खोखला अंदर का ये सन्नाटा है। टकाटक टक टक कंप्यूटर्स पर दौड़ते कीबोर्ड्स, बीप बीप पॉप पॉप, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस, ट्रिंग ट्रिंग मोबाइल का बजना, मैसेंजर खुलते ही अनवांटेड लिंक्स, ड्रिप ड्रिप सुएज ड्रेन ब्लॉगिंग, भ्रष्टाचार की खट्टी लकार, बॉस और टेररिज्म की फटकार। उफ उफ, ये शोर, कानों को छीलता शोर, हालातों से लड़ता शोर, ये मेरा शोर, तुम्हारा शोर, जस्टिस में प्रोटेस्ट के लिए जहां होना चाहिए वहां ना मौजूद शोर, दंगों में भीड़ चाल में जहां नहीं होना चाहिए वहां मौत की आवाज बनता ये शोर। बस बस करो, रुक जाओ, सोचो सोचो, अगर शोर है तो खामोशी क्या है? और अगर इतनी खामोशी है तो शोर क्यों है? जहाँ जरूरत नहीं वहां हम चुप क्यों रहे? जहाँ शांति रेजोल्यूशन था वहां हम चिल्लाते बड़बड़ाते क्यों रहे? क्या खामोश कैंडललाइट्स में रेबेलियन का शोर नहीं? क्या गलत के समर्थन की गूंज में खामोशी नहीं? क्या दान पुण्य दयालुता लोकोपकार में ह्यूमैनिज्म का शोर नहीं? क्या ऑपरेशन सब्जुगेशन में दिल दहलाती खामोशी नहीं? वही चिल्लाहट, वही सन्नाटा, वही वीरांगी, वही तमाशा। इस शोर और खामोशी के बीच में आखिर कौन है? मेरे और तुम्हारे बेचैनी में ये कैसा अजीब सा मौन है। धन्यवाद। मैं आयुषी नागरिक कक्षा 10वीं अ की छात्रा हार के बाद ही जीत है इस विषय पर कुछ कहना चाहूंगी। क्या हर हार के बाद गुस्सा, उदासी, नाराजगी, अकेलापन यही बाकी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि हार ही जीत की शुरुआत है। जिसने यह जाना है दुनिया ने उसे माना। सफल व्यक्ति हार से नहीं, जीवन में रुक जाने से डरता है। आखिर नदी की तरह बहने को ही तो जीवन कहते हैं। अगर नदी का पानी कहीं रुक जाए तो कुछ दिनों में उसकी पवित्रता समाप्त होने लगती है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में अगर हर किसी को आसानी से सफलता मिल जाए तो सफलता का महत्व और आनंद दोनों समाप्त होने लग जाएगा। किसी काम करने से पहले मन में एक डर होता है। यह डर हार का भी हो सकता है और नाकामयाबी का भी। यही डर अधिकतर लोगों को नई राह पर चलने से रोकता है।
अगर हम अपनी मंजिल से अज्ञान हैं, तो रास्ता भी तो अनजान है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। बस आपको जरूरत है आत्मविश्वास और संयम। वैसे हार भी तो एक मीठा अनुभव भी है, जो आपके भविष्य की छोटी सी जीत की खुशी को भी दुगना कर देती है। मेरी हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना रही है कि हे ईश्वर, मुझे आसान सी जीत नहीं बल्कि हिम्मत दे। हर हार के बाद एक नई राह। आप मुझे तब तक पढ़ो जब तक मुझे मेरे मुकद्दर का कोई नोट नहीं मिल जाता। आजकल के मेरे युवा दोस्तों की सबसे बड़ी रुकावट है हार, और उसके बाद शर्मिंदगी का एहसास, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कुदरत का नियम है कि गुलाब की खुशबू उससे ही मिलती है जिसमें कांटों को सहन करने की क्षमता होती है। जिस दिन आपने असफलता से अनुभव लेकर आगे बढ़ने की ठान ली, उस दिन आपकी सफलता की मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। करने अधिकारस्य मां फलेषु कदाचन मां कर्म हेतुर्भुवः मां संगः सकर्मणि। सुप्रभात, मैं आ रहा हूँ प्रियदर्शी की छात्रा। आज आपके सामने वक्तृत्व कला प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत कर। ये सब जो हमारी जिंदगी में समस्या है, जैसे कि डर, सफलता, इन सभी का एक ही जवाब है। आज से 1000 साल पहले भगवत गीता के एक वाक्य में स्पष्ट तरीके से बताया है। समस्या क्या है ना कि हम उस वाक्य को ठीक से समझ नहीं पाए। वो वाक्य क्या है? कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत कर। जब मैंने इसे पहली बार सुना तो मुझे लगा, यार कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब ये तो बकवास है। क्योंकि आज के जमाने में देखेंगे तो इसका पूरा विपरीत हो रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक रिक्शे वाला करता है कि नहीं? लेकिन उससे फल क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। तो खेल क्या है कि हम इस कर्म को ठीक से समझ नहीं पाए। मुझे भी समझ नहीं आया जब मैंने इससे पहली बार सुना, लेकिन इस वाक्य को जब मैंने एक एक शब्द से देखा तब समझा कि कर्म करना कैसे है। तो दोस्तों, हमें कर्म सही दिशा में तभी सफलता प्राप्त होगी। सफलता यार भाग आगे जा रहे हो, कह रहे मैं 10 साल से सफलता के पीछे भागा लेकिन मुझे मिली नहीं। तो फंडा क्या है कि हमारा कर्म सही दिशा में है ही नहीं। अगर सही दिशा में होता तो समझो समझ से सुलझ गए। तो देखिए क्या है, कितना आसान, अब तो सारे लड़के समझ सकते हैं। सफलता जो चाहिए, जितनी चाहिए, जैसे चाहिए मिल सकती है, लेकिन इसी का तो लोग गलत मतलब लेते हैं। कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। भगवत गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे तो क्यों बोल रहे थे? इसलिए बोल रहे थे लड़ाई को जीतने के लिए, लड़ाई को हारने के लिए। लड़ाई को जीतने के लिए, वो इतना बड़ा युद्ध जीतने के लिए कहा है, हारने के लिए नहीं। तो देखिए काम कैसे करता है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि कर्म है क्या। तो दोस्तों, कर्म 3 तरह का होता है। सबसे पहला स्तर जो है शारीरिक रूप से, इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। मुझसे पूछो तो मैं 100 में से 1% बोलूंगी, क्योंकि समझ तो 2 लोग हैं, दोनों एक ही कर्म कर रहे हैं, दोनों एक ही आदमी को मार रहे हैं। एक मारा है अपने फायदे के लिए, दूसरा मारा है किसी और को बचाने के लिए। तो शारीरिक रूप से हम देखेंगे तो इन दोनों का कर्म एक है, लेकिन मानसिक तौर से दोनों अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो दूसरा जो कर्म होता है जो हम बोलते हैं, और तीसरा जो कर्म होता है जो हम सोचते हैं। और यही तो सारा खेल है। जो हम सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही बोल सकता है? क्या वो सही कर्म कर सकता है? नामुमकिन। लेकिन जो हमें सही सोच सकता है उसका जीवन सही दिशा में जाना ही जाना है, उसको तो फल मिलना ही मिलना है।
और जो घर के बारे में मांग रहे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे परीक्षा में अच्छा चाहिए, मुझे हर तरह का सफलता चाहिए, लेकिन आप सिर्फ मांगते रहोगे और अगर कर्म सही दिशा में नहीं होगा तो आप सबको ये मिलेगा? कभी भी नहीं। लेकिन दूसरी ओर आप कुछ न मांगकर अपना कर्म सही दिशा में लाओगे तो आपको इतना सब कुछ मिल सकता है कि आपने सपनों में भी सोचा नहीं होगा। मेरे अनुभव से मैं कहती हूँ कि जब तक ये सफलता का खेल शुरू नहीं होता ना, तब तक लोगों को लगता रहेगा अरे यार इतना हो गया तो बस है, इतना हो गया तो काफी है। लेकिन जब ये खेल शुरू होता है तो इतना आता है कि आपने सपनों में भी सोचा नहीं होगा। लेकिन ये तब होगा जब का कर्म सही दिशा में हो। तो इसे सही दिशा में लाए कैसे? हाँ, तो बुद्धि की स्तर की बात करूं तो महाभारत कहता है कि आपकी बुद्धि दो जगहों में रख सकती है, आपका मन दो जगहों में रख सकता है। तो ये सारा मन का खेल है। सबसे पहले आपके हाथ पैरों को कर्म से उठाना हो। अब हाथ कुछ भी करे, पैर कुछ भी करे, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता। मायने वो रखता है जो आप बोलते हैं, लेकिन ये भी इतना मायने नहीं रखता। क्योंकि जो आदमी बड़ी बड़ी बोलता है बाहरी आने में कुछ नहीं करता, अंदर से कुछ और सोच रहा होता है, बाहर कुछ और बोल रहा होता है। लेकिन आप जो सोचते हो वही आप बोलते हो, वही आप करते हो, और ये तीनों चीजें एक साथ आती तब चमत्कार होता है, तब इतिहास रच सकता है, तब सफलता जैसी बातें भी छोटी सी हो जाती है और आपको इतना सब कुछ मिल सकता है कि आपने सपनों में भी सोचा नहीं होगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आपका कर्म सही दिशा में होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आर्या। अब नारी शक्ति पर एक अनोखी आंखें खोलने वाली कविता सुनाने आ रही है रिद्धिमा भाटिया। सुप्रभात आदरणीय न्यायगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं रिद्धिमा भाटिया कक्षा 10 से रहने की छात्र आज आप सभी के समक्ष एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि दफ्तरों में जाकर बेकार और निठल्ले अधिकारी जो आराम पर बैठते हैं उन्हें अपमानित करने के लिए चूड़ी भेंट की जाती है। तब मनुष्य अनजान होकर चूड़ी और नारी जाति का अपमान कर जाते हैं। यही नहीं बल्कि उस कामचोर का अपमान करने के बजाय उसकी प्रशंसा कर जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में चूड़ी महिला की कलाइयों के श्रृंगार का साधन ही नहीं बल्कि देवी शक्ति का प्रतीक भी है। सदियों से सुनते आ रहे हैं कि जब मर्द कामचोर होते हैं तब एक मुहावरा कहा जाता है, अच्छा घर पे बैठे हो चूड़ी पहन के बैठ जाओ, क्यों तुम्हारे हाथ में चूड़ियां हैं? क्या अत्याचार है ये नारी जाति पर? एक महिला के श्रृंगार के साधन को कोई अपमान का प्रतीक कैसे मान सकता है? बहुत समय पहले औरतें घर से नहीं निकलती थी, घर पे बैठती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वह कामचोर थी, लेकिन इसलिए क्योंकि वह सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थी। किंतु वह समय निकल चुका है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, सफल हो रही हैं, समय आगे बढ़ चुका है, तो ये पुरानी सोच क्यों हम चूड़ियों को अपमानित करने का प्रतीक मानकर चलते हैं? क्यों हम ऐसे मुहावरे बोलते हैं? क्यों हम इस देवी शक्ति के प्रतीक को अपमान का प्रतीक मानते हैं? क्या बढ़ते समय के साथ हमारा बढ़ना जरूरी नहीं? कल हम महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिला की शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें मर्दों से कम तो नहीं आंक रहे हैं? कहीं हम महिला को कमजोर तो नहीं बुला रहे हैं? इसी विचार पर मेरी कविता निर्धारित है। मेरी कविता का शीर्षक है चूड़ी को कमजोर न समझो। यह कविता श्री सी.के. गोस्वामी द्वारा रचित है। चूड़ी को कमजोर न समझो, चूड़ी की ताकत समझो, चूड़ी में देवी की शक्ति, चूड़ी से तुम मत उलझो। चूड़ी पहन बैठना कहना कामचोर की है उपमा, सुन के ऐसे मुहावरे लगता नारी को सदमा। चूड़ी भेंट कभी मत करना कामचोर अधिकारी को, बेकार निठल्ले को चूड़ी अपमानित करना नारी को। पन्ना पद्मनी और अहिल्या ताकत झांसी रानी की, मर्दों से ना कम को जब बात चले कुर्बानी की।
माया, ममता, जयललिता, मीरा कुमारी, सिद्धिया, शीला, सोनिया, सुषमा, सबकी सब है काबिल। तमिलनाडु, यूपी, दिल्ली सा कामयाब था राजस्थान। हुई तरक्की महिलाओं से, बढ़ा राज्यों का सम्मान। चूड़ी वाला हाथ ना होता है कमजोर और ना बेकार। पाक और भारत, श्रीलंका, सफल चली इनसे सरकार। प्रतीक आस्था की ये चूड़ी जब खनक खनक खनकाती है, कितनी शक्ति छिपी है इनमें, ये स्मरण कराती है। आज कई महिलाएं चाहे चूड़ी ना पहनती हो, पर चूड़ी के महत्व को महिला आज भी खूब समझती है। नारी अत्याचार, शोषण, दहेज के विरुद्ध जब लड़ती है। मर्द हो कितने शक्तिशाली, पर चूड़ी कम नहीं पड़ती है, पर चूड़ी कम नहीं पड़ती है। धन्यवाद। मेरा पहले तो I need some time to breathe. Okay, I have to absorb and process in my head the amazing presentations that I have seen. You people did threaten me that it's going to be tough for me to judge, but I did not think it will be this tough. Honestly, after a while, I was almost hoping, oh, अगला उतना अच्छा ना बोले क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं कैसे grade करूँगी. So this is my mental state right now, and I think you would be wanting the results also from me. No, not yet. Not yet. Later. Just talk to them. Okay. So as I said, this was absolutely brilliant. Actually beyond brilliant. I must compliment person. So though I know eventually it is the students who have worked extremely hard and given this presentation, but somewhere, because I also am a school person, I do know that the ball starts rolling from the top. So to begin with, I will definitely compliment Aradhana because this is the standard she expected. And then of course, the teachers who knew what is expected, who had the capacity to rise to this level and occasion and meet Aradhana's and school's expectations, and then eventually train the children in such a way that they met your expectations. So I think I'm talking directly to Meenu right now, because Meenu being the HOD and Meenu actually setting the bar, ऐसा तो होना ही चाहिए, इससे कम तो मैं accept ही नहीं करूँगी. So my heartiest compliments to Meenu, of course Aradhana, and then eventually the children, I mean, who have, I am sure, surpassed all your expectations, Aradhana's as well as Meenu's and whoever. Children, you were brilliant, and the selection of the topics was extraordinary. Again, whether that was in consultation with your teachers or you yourself found them, I really don't know, and it doesn't matter, because this is what you found, this is what you worked on, and then the brilliant lineup of the students. My only regret is that very few boys. What? I think just 2 or what? So what is happening? Oh, okay. So चूड़ी वाली बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेचारे लड़के तो ऑलरेडी बहुत पीछे कहीं जा चुके हुए हैं. And the chudi is definitely will rule the day. And then, I mean, it was just brilliant. I don't even know which student I should pick up to talk about, whether it was Samriddhi who started the ball rolling with Shor or Khamoshi, or Prisha who talked about Zindagi, or Ayushi, or Mithali. I mean, taking names or leaving names is just not going to be right, because each name counts. And as I said, it's going to be a tough job to decide who walks away with the Shiromani. Shiromani, क्या आप लोग दे रहे थे ना भ्रष्टाचार कमेटी मिताली, क्या थे भैया आपके टाइटल्स? भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट तो यहाँ पर तो elocution Shiromani, but amazing, and I don't think there is anything else. The whole, the bouquet was so varied,
You people seem to be very fond of Mahabharata. Okay, I think 3 people spoke on takeoffs from Mahabharata. Sahi or Galat was absolutely, क्या बोलूं, मतलब just left us speechless. Some of the speakers actually gave me goosebumps. That's what. It was just par excellence, and I have no more words to add. And as I said, it just shows the kind of, bar Aradhana has said, the teachers have said, and the students have very easily touched that bar of excellence. Most of you are from 10th, yes? All Yeah. 10th. All So 10th. you are ready to move into your junior college level. Some of you, I hope all of you would stay back in this school, but some of you may go out. Believe me, wherever you will go, people will stop to say, oh, from Icon, no wonder, So that's the kind of upbringing, that's the kind of tutoring, that's the kind of shaping up that your children are getting. Compliments to all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for those kind words. And we are indeed honored to have you here. And thankful to you that you spent the time to judge and witness our Hindi elocution competition. Now I call upon Mrs. Aradhana Rana, Director of Education, to speak a few words, please. Thank you, Renu. Thank you for judging. And first of all, I must let the students know that Renu and I are schoolmates. And we shared this classmates, schoolmates, roommates, and we shared room space together for many years. And, I must tell you that after so many years, we are not only in touch, I think we are a lot of support to each other. And we've followed each other's life path. And this is also to tell you how it matters, school friends matter. Today, you may not realize, when we were in the hostel, we fought a lot. I think we were like cats fighting at times. But, and we did not ever think that, after say 50, 52 years, we would, feel so much for each other. So these things matter a lot. And also, we are from a school where Hindi was a very, very important language. So though it was both Hindi and English medium, so we were in the English medium part of the school, but our Hindi became, I think, excellent because of the Hindi culture in the school. And that is why at this age, I have also taken to Hindi poetry writing, at this late stage, because it does interest me a lot along with English. You all know that I write English books, but Hindi is a language very, very close to my heart. So I thank Renu for coming here and, seeing our students. And frankly telling you, I invited Renu because I'm so immensely proud of my students. And these are the students, Renu, we have nurtured, from very, very young ages. Most of them have been with us for many years. And they have come up in oratory very well. And wherever they go, they win accolades, and they're all very good. And like I always do after a competition, I go into the details, and each one I criticize very, very brutally. The choice of poems was excellent, absolutely, and so varied. So I really enjoyed it. इतना बिल्कुल भी बोर नहीं हुए कि इतने लोगों को सुनना है, एक सेकंड की भी बोर्डम नहीं थी. So which was very nice, and I agree with 100% with what she said. Each one of you were excellent. But like I always say in oratory, there is always scope for improvement. So one by one, I will go through this. So, yeah. You were right in saying that you wanted to show off to me. Yeah. They deserved it to be showed off. You justified being showed off, and I'm glad you showed off. Okay. Yeah, and they've got a wonderful mentor in Meenu. I think no doubt about it. Yeah. I mean, one spoke, two spoke. By the time the third and fourth spoke, I knew what was going on, and what was the hand behind their back. No doubt about it. That's why I said, Meenu, all compliments to you.
Absolutely. You know, she's brought them up in Hindi a lot, and yeah. And God bless you. Have a nice day. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now, I think I'll take a little bit more time because I do want, because you are on the threshold where, you know, you are going to be excellent orators. And I don't want कि 11th 12th की जद्दोजहद में आप हिंदी और इंग्लिश पोएट्री या एलोक्यूशन भूल जाए, because ये you know communication skills एक ऐसा skill है जो आपकी पूरी जिंदगी काम आएगा. So whether you go to college, whether you are here, जहाँ भी मौका मिले, now you know you should go beyond school, and beyond school participate in inter school, outside. You are good enough to participate in any competition which is metro cities, interstate, anything. So that is why I want you to become you know, even better, and now independently participate in all competitions. I'm telling you, all of you are good enough for that. Another thing for all of you, don't make these small disappointments so much, you know, a part of your lives. बहुत बड़ी बड़ी disappointments अभी आने वाली हैं जिंदगी में. So बिल्कुल भी ये छोटी छोटी बातों को, इनको petty issues को अपनी life मत बनाइए. Get over it and you know go ahead. ये मैं पहले first नहीं आई, उसने मुझे neglect किया, उसने मुझे देखा नहीं. All very very petty issues. You people are in a little cocoon right here. Everybody is so caring and protected. A couple of years later, when you go out into the world, no mother, no father, no teacher, nobody is going to protect you. You are on your own to face life. You will meet you know, people who are cutthroats, who will you know, push you, and they're very life is very difficult outside. It's not easy. So ये तो बहुत छोटी बातें हैं. Now, first of all, Samriddhi, your expression, your voice was so good. Now, first of all, let me tell you, the good points, I will not say too much because Renu said a lot and it's actually very good. So, we'll take that for granted. नहीं तो बहुत देर हो जाएगी. So, I'll just point out your, where you can improve. Okay? So, don't think that I'm criticizing because I have, you know, very little time with you now. So, समृद्धि, एक तो थोड़ा pronunciation improve कीजिए, like और है, और नहीं है, आप और को उस और नहीं, then बेचैनी, not बेचैनी. So, these kind of pronunciation errors, समृद्धि, आप थोड़ा improve कीजिए. And थोड़ा, you know, poetry में, this is for everybody in general. जो poetry होती है ना, वो दिल से निकलनी चाहिए. So each and every जो sentence है, उसको feel करना चाहिए. So उसमें समृद्धि across the poem आपकी feeling बहुत अच्छी थी. लेकिन थोड़ा जो last stanza था, ये मेरा शोर या justice का शोर, उसमें that frustration in your voice did not show. Otherwise आपने शुरू बहुत अच्छा किया था. Then after that also it was very good. That खामोशी वाला portion was very good, but that little portion where frustration should have shown, वो नहीं था. Then also, you know, what you started doing is YouTube के videos से देख के, now you are taking up points from those. Now जिसने भी YouTube का video देखा है, उसमें अगर आप पूरा style copy करते हो, तो मेरे जो mind में poetess वो आ रही है. So जो भी आप करते हो स्टाइल, थोड़ा उसमें अपना जरूर ऐड करो, क्योंकि जनरली YouTube वीडियो सब देखते हैं और जिनको इंटरेस्ट है पोइट्री में वो ज्यादा देखते हैं. So some of them I had seen it on YouTube and poetesses now reciting this. So जहां मुझे लगा कि आपने बिल्कुल, मतलब मुझे छवि बिल्कुल उस पोइटेस की आ रही थी. So that, you know, for me it felt कि वो बोल रही है और आप नहीं बोल रहे हो. So थोड़ा अपने स्टाइल में उसको अल्टर करो. Abhimanyu, you had a patriotic poem. Emotion of that patriotism जो है, that should have been much more. So you need to practice your oratory skills. Whenever you choose, एक तो you choose a very short poem considering your age. And beyond that, practice करो. I just found lack of practice in your poem because आपने feel नहीं करा उसको. Patriotism में तो goosebumps आनी चाहिए. Prisha had a philosophical poem. Now, जो philosophical poem है, उसमें introduction बहुत अच्छा था. Like the tone of philosophical was lacking. जब आप philosophical poem बोलते हो, तो आपका जो expression है, आपके hand movements, आपका tone जो है, वो ऐसा होता है कि आप ख्यालों में हो. आप उसको अंदर से feel करके आप उसे बोल रहे हो. Like जिंदगी जियो एक गीत की तरह, एक कि वो साज बन जाए. जिंदगी जियो एक गीत की तरह
कि वो सास बन जाए. So that should come from here. जो फील है पोएम की वो नहीं आ रही थी. समझाना था जिंदगी का सार. Like some things I've written, I can't write that fast. Like when you're giving advice, तुम यूं ही ना बिताओ जिंदगी, ऐसे ही तो नहीं बिताओ. जो भी पोएम के वर्ड्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके उसकी फीलिंग अंदर डाल के वर्ड्स वो बोलने होते हैं. सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, पोएट्री बहुत अच्छी है, पर उसको आपने सिंप्लीफाई करके फील नहीं किया है. तो इसलिए जब आप बोलते हो तो वो फीलिंग नहीं आती है. सो प्रीशा, योर philosophical poem should have been, now listen to philosophers talking. वो कैसे बोलते हैं? वो अपनी ड्रीम वर्ल्ड में रह के बोलते हैं. So that is the way the poem should be said. Now Ayushi, you had an inspirational poem, very good, introduction. And on the whole, it was very good expression. The introduction was very nice. The elocution piece, was too long considering the poem. Now, if you're doing a poem also, like आपने end में सिर्फ 2 लाइनें बोली कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हो सकती. That poem was too short. So जहाँ भी elocution कम poem है, उसमें poetry थोड़ी सी ज़्यादा रखो, because poetry always has a better effect in elocution. तो बोलो उसको, but poetry थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए थी. Otherwise, you're improving day by day, Ayushi. So you should, I think, practice more. Very good otherwise. Now Swara, your pauses could have been much better because you did not pause at the right things. You recited poetry like a poetry is recited. Learn करके poetry is recited. आपको मालूम नहीं था कि कहाँ feeling end हो रही है. So जहाँ pauses आपने देने थे वो pauses ठीक नहीं, आपने दिए, लेकिन जहाँ देने थे वहाँ नहीं दिए. So now when you said shasak pravahami, now pravah is a word which is flow. It should have been shown in your voice. Pravahami. So that flow should have shown. Suraj, Chand, Chandni, Tare. Now जब आप 4 ये जो nouns साथ में बोलते हो, उसमें pauses ऐसे होनी चाहिए that each noun has an effect. So that could have been improved. Purva, your recitation was good, but your face expression did not match the recitation at all. It should your poetry, your emotion should show on the face, in your hands, in your body language, in your voice, everywhere. So, now, is Udan ne tujhe, na Udan should have shown in your eyes. Udan ki jo expression tha, wo nahi tha. That lamba ek safar raha, that lamba. Now when you sing lamba ek safar raha, lamba ek safar raha, it doesn't have an effect. Lamba ek safar raha. See the effect in these two? So that is what is lacking. Now when you go into the last lines, एक शख्स था यहाँ, उसमें there should be a little suspense, क्योंकि आप अभी audience को क्या बोल रहे हो कि आप सोचो कौन सा शख्स था. So एक शख्स था यहाँ, इतना बोलते हो सस्पेंस रह जाता है. So these little things matter. Now फिर हुई जो रोशनी, so रोशनी should be in your eyes. So now when you say अब समझ तू जो मैं तुझसे कह रहा, that is advice. So that advice should show in your voice. Now Ridhima Shringar नहीं, थोड़ा pronunciation errors. Shringar. Go. Okay. Now, I don't know this, though you recited it very well. Excellent recital. Expression was very good. Voice quality was excellent. And your voice, made my blood flow. So all that was very good. I didn't understand the poem, I don't know, maybe I'm wrong, but I always feel that churiyan pehen lena is a sign of cowardice, not laziness. So I don't know, the writer who's written it probably has thought of it differently. But, it just irked me ki har ek time when you were giving the example of churiyan pehen lena, it was more coward. It's more considered churiyan to nahi pehen rakhi. You're a coward, not lazy. Mehndi laga ke haath rakhe hue is lazy. So that is your, poem as such. I don't know where you've taken it from. So that just irked me a bit because it didn't gel. But otherwise your recitation, your body language, all that was very good.
Then we come to Labdi. Labdi, your voice, your words are a little jumbled, especially the last words. They all lack clarity. Now, you had emotion in the poem, but the emotion was not placed properly. जहां emotion होनी चाहिए थी, वहां पे नहीं थी. Now, Karan की व्यथा जो थी उस poem में नहीं दिखी. जो उसकी व्यथा दिखनी, जो उसका pain दिखना चाहिए था, that did not show. हालांकि you had your pain in the voice, but it was at wrong places. Tanushri, now first of all you said the opposite. विकलांग जो कर सकता है वो सर्वांग नहीं कर सकता, which is जो सर्वांग कर सकता है वो विकलांग नहीं कर सकता. If you see the recording you will see that वो opposite था. It was very well recited according to the poem. What you chose, it was very well done, but the scope of the poem was very limited. उसमें आपको अपनी कला दिखाने का बहुत स्कोप नहीं था, पर जो किया उस पोएम के लिए बहुत अच्छा था. Lisha, expression excellent. This is one poem which went heart to heart. It from your heart to my heart to anybody's heart. Now, because I've heard it, I think on YouTube, it was again when you this particular poem, and because I know Lisha, it was exactly what she would have recited also, but it is also what the original poetess recited. So if Renu ma'am has not seen that poem, so she will not know, but otherwise if she's seen that poem, she'll somehow relate it to that poem. But in any case, the poem was so wonderful, recited from the heart. So this was the beauty of the poem that you chose. Now Vaishnavi was good introduction, good expression, pace was also good, but clarity of speech was needed. The speech had to be a little more clear. Like when you said, ha Duryodhan, bandh mujhe. That challenge was not there in your voice. जिस तरह का वो, इस तरह के जो dialogues है ना, उसमें like you imagine Krishna saying these dialogues. When you were saying these dialogues, I could imagine a villain saying it. But a god saying these dialogues, that was missing, in that. And also a lot of you, वो जो last धन्यवाद है ना, वो बहुत कम ने ठीक बोला. वो जो, when you end, don't be in a hurry to finish. Some of you said it beautifully, but धन्यवाद. This kills the poem. Coming and going has to be very, very fine. So, that thank you or dhanyavad, pay more attention to that. Arya, your introduction was beautiful, very well articulated. And Arya, you are improving tremendously. I'm seeing that graph rising, higher. And you kept the interest alive. Your preaching was not dull, like even though it was a very preachy poem, I did not for a moment feel that you were preaching. So it was very interestingly done. And by and large, very nice. And you're really improving, very well. Khushi, you need to, I think, polish up your poetry a lot. And your poetry was more of recitation. Don't get disheartened. All these people have come up. Don't ever opt out of a competition because you're not winning. If you keep trying, oratory is one skill. You keep improving throughout your life. But Khushi, you need to really work hard on your oratory skills. Aisha, this is your space. This is what you do best. So I think I have always spoken a lot about your poems. I'll not say too much, but really very good, excellent as always. And what I liked was Jungle mein chunav aane wala hai. Each time she said it differently, which was very nice. Now Mithali, your sarcasm was so well depicted, and though your words were very fast, but your speech is so clear that not a word was missing. Same thing, if any other child had done it, we wouldn't have understood half of it. But each word is so crisp and so clear that a high speed did not make a difference to her poetry. And only one point that that Haklad could have been a little better. Otherwise, absolutely entertaining. Voice modulation was excellent.
And if you, I'll send you all this recording. See it. The way they said thank you, she, Ridhima, these children, the way they thank, dhanyavad, notice that. So that is the way you should say. But overall, it was absolutely a stunning performance. So very happy with class 10. Please do not give up on oratory. I made this mistake. I was an excellent orator in school. I have won practically all prizes there were to win in school. But unfortunately, when I came to college, I was so arrogant that I was the best orator that I wanted people to come to me and ask, "Aap aiye aur boliye." Nobody asked in college. Nobody came to me. They didn't know that I was a good orator. And as a result, my oratory stopped. And I never took part again. So I don't want you to make that mistake. Enter into competitions. And go ahead and, take the step. You're all very good. So don't stop it, and wish you all the best. Thank you very much.